हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये 39 मैथमेटिकल फिजिक्स का ये लेक्चर 39 है और आज का टॉपिक है टाइम डायलेशन, काल विस्तार। ओके, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि दो निर्देश तंत्र, दोनों ही जड़त्वीय निर्देश तंत्र हों। एक तंत्र S जो हमेशा स्थिर रहता है, S तंत्र, और दूसरा तंत्र S डैश जो v वेग से प्लस x दिशा में गतिशील है। यहां पर हम ये माने कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पर्टिकुलर बिंदु है, ये बिंदु जिसकी स्थिति x स्थिति है, P बिंदु पर दो घटनाएं घटित होती हैं, कंटिन्यू दो घटनाएं घटित होती हैं। पहली वाली घटना के लिए समय t1, दूसरी के लिए t2। ये समय हम मेजर करते हैं तंत्र S में, और इसी प्रकार से सेम इसी घटना का जब हम गतिशील तंत्र में समय मेजर करते हैं तो दैट इज t1 डैश एंड t2 डैश। ये समय होता है गतिशील तंत्र में। घटना पहले घटित होती है और दूसरी घटना बाद में घटित होती है। दोनों घटनाओं का समय दोनों तंत्रों के सापेक्ष मेजर किया जाता है। पहले वाले इस स्थिर तंत्र के सापेक्ष इन घटनाओं का समय t1 t2 है, और दूसरी वाली घटना, दोनों घटनाओं के लिए इस S डैश तंत्र जो गतिशील तंत्र है, इसके सापेक्ष इन दोनों घटनाओं का समय t1 डैश और t2 डैश है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम दो घटनाओं का अध्ययन करते हैं। दोनों घटनाओं को एक स्थिर तंत्र में नापा जाता है समय, और उन्हीं दोनों घटनाओं का गतिशील तंत्र में भी समय मापा जाता है। समय की यहाँ पर रिलेटिविटी होगी, समय की आपेक्षिकता होगी, और समय की आपेक्षिकता के लिए लॉरेंस के ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने चौथा जो घटक लिया था वो समय का घटक था। समय के घटक के अनुसार जो रूपांतरण समीकरण आया था t डैश इज इक्वल टू t माइनस वी बटे सी स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये समय का रूपांतरण था। लेकिन विद्यार्थियों, घटना घटित हो चुकी होती है और उसके बाद में हम इसको मेजर करते हैं। तो इस घटना को मेजर करने के लिए जो समय का रूपांतरण हम देखते हैं दोनों तंत्रों में, वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं, व्युत्क्रम रूपांतरण को देखते हैं। व्युत्क्रम रूपांतरण में S डैश समय, S डैश तंत्र के सापेक्ष मेजर किए गए समय का S तंत्र के सापेक्ष मेजर किए गए समय के साथ संबंध होता है, यानी कि यहाँ t का संबंध t डैश के साथ में होगा, और जब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो उनमें v के स्थान पर माइनस v लिया जाता है। तो ये t डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस, ये v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वही रहेगा v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये समीकरण मेरे पास में एक समीकरण है जो कि समय के आपेक्षिकता को निरूपित करती है या समय के रूपांतरण को निरूपित करती है। अब मैं देखता हूं प्रथम घटना के लिए रूपांतरण t1 डैश t1 इज t1 डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। t2 डैश, t2 इज इक्वल टू t2 डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर एक्स, सेम है क्योंकि एक ही बिंदु पर घटना घटित होती है। इस x का मान S तंत्र में x और S डैश तंत्र में इसी को ही हम x डैश से निरूपित कर देंगे, तो ये हो जाएगा x डैश अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। So it is equation number second and it is equation number third. So you have these two equations. First equation is the relationship of
time relativity for the first event and another equation, this is the time relativity for second event. Now we subtract for the time period. समय अंतराल ज्ञात करने के लिए दोनों घटनाओं के मध्य का समय अंतराल, तो दोनों घटनाओं के मध्य का समय अंतराल होगा t1 माइनस टी2 या t2 माइनस t1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय यानी कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, यानी इसको घटा दें, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये आएगा t2 डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस t1 डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश बटे अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मैंने सब्ट्रैक्शन किया और यहाँ से मेरे पास में एलसीएम आया अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हियर t2 डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश माइनस t1 डैश माइनस v अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश, सो इट विल बी कैंसिल आउट एंड ये आएगा t2 डैश माइनस t1 डैश अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो we get t2 minus t is equal to this much, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं dt is equal to dt dash upon under the root 1 minus v square upon c square. It is equation number 4. dt, it is the time period or the टाइम एलिमेंट इन बिटवीन टू इवेंट्स, ये दो घटनाओं के मध्य का समय अंतराल है। dt दो घटनाओं के मध्य का एस तंत्र में समय एस तंत्र जो कि स्थिर तंत्र है, इस एस तंत्र में ये समय अंतराल है। इस समय अंतराल को हम नाम देते हैं टॉय, इसको हम नाम दे देते हैं टॉय। dt डैश, ये भी दोनों घटनाओं का समय अंतराल है, लेकिन ये समय अंतराल है एस डैश तंत्र में समय अंतराल, और इसको मैं निरूपित कर देता हूं टॉय। घटनाएं दोनों हैं, दोनों घटनाओं के लिए समय अंतराल मापा जाता है। सेम घटनाएं हैं, एक ही स्थान पर घटित होते रही हैं, लेकिन दोनों के मध्य समय बराबर नहीं आया है, यानी कि dt इस समीकरण 4 में dt इज नॉट इक्वल टू dt डैश, समय बराबर नहीं आया है। समीकरण 4 में ये वैल्यू पुट करता हूं तो टॉय इज इक्वल टू टॉय 0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मेरे पास में एक रिलेशन है, सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार टॉय की वैल्यू टॉय 0 से अधिक होती है, टॉय विल बी ग्रेटर देन टॉय 0। विद्यार्थियों, घटना मान लिया जाए कि ए और बी घटनाएं हैं, ए घटना दूसरी बी घटना, दोनों घटना एक ही बिंदु पर घटित होती है। दोनों घटनाओं के मध्य समय अंतराल मापा जाता है, लेकिन एक स्थिर तंत्र में नापा जाता है, दूसरा
गतिशील तंत्र में नापा जाता है और घटना गतिशील तंत्र में घटित होती है। ये भी एक इन्वर्टेड कॉमास में है कि घटनाएं गतिशील तंत्र में घटित होती हैं। विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा आप इसको समझें इस लाइन को कि घटनाएं गतिशील तंत्र में घटित हो रही हैं। इसका मतलब है कि आप इन घटनाओं को नीचे जमीन से देख रहे हैं और घटना ऊपर हम देखें कि आकाश में उल्का के रूप में घटना घटित होती है, एक उल्का घटित होती है और उसी में फिर कहीं कोई विस्फोट होता है, तो दो घटना घटित हो गई, एक ही जगह पर घटित हो गई, उनको देखा जा रहा है नीचे से। तो नीचे से जब देखते हैं तो समय टॉय होता है स्थिर तंत्र के सापेक्ष। और इन घटनाओं को यदि कोई प्रेक्षक वहीं पर होता जहां यह घटना घटित होती है तो वो गतिशील तंत्र होता और वहां की घटनाएं के लिए समय टॉय जीरो होता। तो एक्चुअल समय टॉय जीरो होगा, जो वास्तविक समय होगा। इस समय को हम उचित समय कहते हैं। तो टॉय जीरो कहलाता है प्रॉपर टाइम, उचित समय। और टॉय जो कि ये बाहर से मेजर किया जा रहा है, इसको हम नाम देते हैं आपेक्षिक समय। तो दोनों तरह की ये बातें हुई। एक तो समय वो है जो एक्चुअल समय है, जहां घटना घटित होती है वहां मेजर किया जाता है, वो टॉय जीरो है। और दूसरा टॉय समय वो है जो बाहर से कहीं मेजर किया जाता है, स्थिर तंत्र के सापेक्ष मेजर किया जाता है। और हम ये देख रहे हैं कि स्थिर तंत्र के सापेक्ष जब हम समय को मेजर करते हैं तो वास्तविक समय से आपेक्षिक समय बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। इसी को हम काल विस्फरण या टाइम डायलेशन कहते हैं। समय में वृद्धि हो जाती है। यहां पर एक तो डेफिनेशन पूछी जाती है प्रॉपर टाइम की, उचित समय की परिभाषा ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर टाइम। टॉय जीरो, तो ये प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन होगी कि यदि कोई घटना किसी गतिशील तंत्र में घटित होती है तो उस गतिशील तंत्र के सापेक्ष ही मापा गया समय प्रॉपर टाइम यानी कि उचित समय कहलाता है। प्रॉपर टाइम इज द टाइम रिकॉर्डेड बाय ए मूविंग क्लॉक वेयर द इवेंट्स आर हैपन्स। जहां घटनाएं घटित होती हैं उसी तंत्रों में, उन्हीं तंत्रों में, जिन तंत्रों में घटनाएं घटित होती हैं वो गतिशील तंत्र है। तो उन गतिशील तंत्रों के सापेक्ष मापा गया समय उचित समय कहलाता है। तो ये उचित समय है और आपेक्षिक समय उचित समय से अधिक प्राप्त होता है। इसे हम नाम देते हैं टाइम डायलेशन यानी कि काल विस्फरण। इसका हम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल कि मान लिया जाए कोई तंत्र है जिसकी गति 0.6c है, प्रकाश के वेग का 60% है, कि इतने वेग से कोई तंत्र गति कर रहा है, यानी कि कोई तारा गति कर रहा है और उस तारे का वेग 0.6c है और उस तारे में कोई घटना घटित हो जहां समय मेजर किया जाए तो वो समय तो होगा टॉय जीरो। जहां घटना घटित होती है उसको हम कहेंगे टॉय जीरो और उस घटना को हम उसी क्षण बाहर किसी स्थिर तंत्र के सापेक्ष मेजर करते हैं तो वो समय कहलाएगा आपेक्षिक समय टॉय। तो ये टॉय इज इक्वल टू टॉय जीरो अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 0.6c इसका वर्ग अपॉन सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और ये होगा टॉय जीरो अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस 0.36 मीन्स टॉय जीरो अपॉन अंडर द रूट 0. ये बचेगा 64
और ये आ जाएगा τ0/0.8 और इसकी वैल्यू होगी 10/8 इंटू τ0, यानी ये वैल्यू आएगी τ इज इक्वल टू 2.5 टच 1.25 टच ये आएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई तंत्र 0.6c वेग से गतिमान है तो इस गतिमान अवस्था में घटित होने वाली घटनाओं का आयु काल या उनका समय वास्तविक समय का 25% बढ़ जाता है, सवाया हो जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं सवाया, यानी कि इट रिचेस अप टू 25% तक उसका समय बढ़ जाता है। अगर वेग और ज्यादा है तो समय और बढ़ता है, और मान लिया जाए वेग प्रकाश के वेग के बराबर ही हो जाए तो उस स्थिति में τ इज इक्वल टू τ0/0 इट बिकम्स इंफिनिटी। तो यानी कि समय काल बढ़ करके अनंत हो जाएगा। तो ये एक इस तरह की घटना है, कहने में थोड़ा अटपटा लगता है। अदरवाइज तो हम ये कहें कि मान लिया जाए हमारे पास में कोई ऐसा यान है जिस यान का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो। विद्यार्थियों इसको समझा कि यदि हमारे पास में कोई यान है और उस यान का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो तो हमारा जो आयु काल होगा वो आयु काल τ0/0 होने से इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि हम अजर अमर हो जाएंगे। तो ये कहने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत है जो अपने आप में एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव होता है। एक्सपेरिमेंटली किस तरह से प्रूव होता है तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो हम इसका एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करके देखें, पहली चीज, या फिर इसका एक्सपेरिमेंट नेचुरली हम देखें। तो नेचुरली हम देखते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो मूलभूत कण हैं उनमें हम ये मान के चलते हैं कि परमाणु से संबंधित मूलभूत कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी प्रकृति में बहुत सारे मूलभूत कण हैं। उनमें मीसोन और म्यूओन ये कण भी होते हैं। तो मीसोन कण, म्यूओन कण, इनकी अपनी लाइफ टाइम होती है और जितना इनका आयु काल है, स्वाभाविक है किसी भी पार्टिकल का जितना आयु काल होता है वो उतने समय के लिए ही एग्जिस्टेंस में रहता है, उसका अस्तित्व होता है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। तो अगर मान लो कोई कण गति कर रहा है और गति करते करते जितना उसकी आयु होगी उसमें खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उससे भी ज्यादा समय ले जाता है तो स्वाभाविक है कि फिर उसकी आयु बढ़ जाती है, और यह है आयु का बढ़ना ही काल विस्फोरण होता है। हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर मीसोन कणों का पाया जाना, मीसोन कणों का पाया जाना काल विस्फोरण के ही उदाहरण है, क्योंकि कॉस्मिक रेस अंतरिक्ष किरणें हैं जिनका नाम आपने शायद सुना होगा, अगले क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा। कॉस्मिक किरणें आप भी पढ़िए। कॉस्मिक किरणें के रूप में कुछ कण हैं और ये कण अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी की ओर अनवरत आ रहे हैं, पृथ्वी पर आ रहे हैं। इनमें मैक्सिमम संख्या प्रोटॉन्स की होती है और इसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं। तो इनमें हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र के तलों तक में भी मीसोन कण डिटेक्ट होते हैं, और जबकि इन मीसोन कणों की लाइफ टाइम इतनी नहीं होती कि ये पृथ्वी के वायुमंडल को चीर करके नीचे तक पहुंच जाए। तो स्वाभाविक है कि जब इनका वेग होता है, इनका वेग ज्यादा वेग होता है तो इनका आयु काल बढ़ जाता है और इसके कारण ये पृथ्वी के तल पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी में इसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं। काल
विस्फरण का प्रायोगिक सत्यापन ये अगर हम देखें तो विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि पाई मीसोन कण ये 3 तरह के होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई उदासीन। पाई पॉजिटिव की बात करें, इनका द्रव्यमान मास ये इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 273 गुना अधिक होता है। यानी कि ये ऐसे कण हैं जो इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ये बहुत हल्के होते हैं। इनका अर्ध आयु काल 1.8 इंटू 10⁻⁸ सेकंड है। यानी कि ये केवल इतने समय के लिए ही जीवित रह पाएंगे, इसके बाद में ये खत्म हो जाते हैं। अब मान लिया जाए कि मेरे पास में मैं किसी स्रोत से, ये कोई स्रोत है, आयन स्रोत, और इस स्रोत से मैं प्रोटॉन उत्पन्न करता हूं। ये प्रोटॉन गति करता है, और प्रोटॉन गति करने के बाद में मान लिया जाए कि ये प्रोटॉन किसी टारगेट से जाके टकराए, और टारगेट से जब ये टकराएगा तो यहां से उत्पन्न होंगे पाई मीसोन कण, और ये पाई मीसोन कणों को हम यहां पर एक संसूचक लगाते हैं, जिससे देखें हम इसका पता लगाएं। ये होता है संसूचक, डिटेक्टर, और यहां पर हम इनका मेजरमेंट करते हैं कि इनकी डेंसिटी 100% डेंसिटी है, 100% इनका घनत्व है। फिर हम इनको 30 मीटर, हमारी लैब में 30 मीटर की दूरी ट्रेवल करने को स्पेस देते हैं, और फिर यहां पर दूसरा एक संसूचक लगा देते हैं। संसूचक का मतलब एक ऐसी मशीन जिससे पता लगे कि पार्टिकल है, और उसकी हम डेंसिटी देखें तो यहां घनत्व प्रायोगिक रूप से तो हमें 60% प्राप्त होता है, प्रायोगिक रूप से 60% प्राप्त होता है। आप इस बात को नोट कर लें। ये हमारे पास में डाटा है कि पाई मीसोन कणों का संसूचन 100% घनत्व है, तब ये 30 मीटर गति करते हैं, तब इनको हम मेजर करते हैं तो इनका घनत्व 60% प्राप्त होता है। यानी कि 30 मीटर गति करने के बाद में ये पाई मीसोन कण 100% से घटकर ये रह जाते हैं 60%। ये प्रायोगिक तथ्य है। लेकिन अगर हम इनको थ्योरेटिकली देखें, मान लेते हैं, माना पाई मीसोन कणों का वेग v इज इक्वल टू, अगर हम ये कहें कि 0.99 c या नियरली इक्वल टू c, c का मतलब प्रकाश का वेग, तब हम ये देखें कि ये इनको 30 मीटर दूरी ट्रेवल करने में लगा समय कितना होगा। यानी कि t इज इक्वल टू दूरी बटा वेग 30 मीटर बटे 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये समय आएगा, और ये समय हो गया आपके पास में 10 इंटू 10⁻⁸ सेकंड। ये समय होगा जिसमें कि ये इतनी दूरी 30 मीटर की दूरी ट्रेवल कर पाएंगे, जबकि पाई मीसोन कणों का लाइफ टाइम, अर्ध आयु काल t 1/2, ये तो 1.8 गुणा 10⁻⁻⁴
8 सेकंड है। और अब अगर ये 10 की पावर माइनस 8 सेकंड चलते हैं तो इतने समय में तो ये खत्म हो जाएंगे। इनको चलना पड़ेगा कितना, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 8 सेकंड। जब 30 मीटर की दूरी ट्रेवल होगी, यानी कि 30 मीटर की दूरी ट्रेवल करने के लिए इनको 10 गुणा 10 की पावर माइनस 8 सेकंड चलना पड़ेगा। लेकिन 1.8 यानी कि लगभग 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 सेकंड में ही घटकर आधे रह जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन तो आधी रह जानी चाहिए, घनत्व इनका इतने समय में ही आधा रह जाना चाहिए, जबकि यह तो ये इसका 5 गुना है, 6 गुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 मीटर दूरी ट्रेवल करने में इनका घनत्व घटकर 60% तो बहुत दूर की बात है, ये लगभग 5.6% रह जाना चाहिए, जितना इनका वेग और इनका लाइफ टाइम है। इनकी लाइफ टाइम तो इतनी सी, चलने के लिए इतना समय चाहिए। आप ये मान के चले 10 की पावर माइनस 8 ये तो बराबर है। और यहां तो ये रुक पाता है 1.8 सेकंड, और यहां इनको चलना चाहिए कितना, 10 सेकंड। आप ये मान के चलिए कि अगर मैं इसको 10 से गुणा भी कर दूं तो ये 18 और ये 100, 18 वर्ष में आधे रह जाने चाहिए, जबकि जीना है इसको 100 वर्ष। अब तो समझ में आ गया आपको। तो कहां तो 18 और कहां 100। तो इनका घनत्व घटकर के 5.6% रह जाना चाहिए, लेकिन प्रायोगिक फैक्ट कहता है कि इनकी डेंसिटी 60% के लगभग होती है। तो कहां 5% और कहां 60%। तो इसका मतलब गति करने के कारण इनका लाइफ टाइम बढ़ जाना चाहिए। यही काल विस्फारण कहलाएगा कि जब ये गति करेंगे तो इनका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा ये भी हम देखें। तो टॉय इज इक्वल टू टॉय 0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी को हम ये कहते हैं कि 0.99 सी अपॉन सी वर्ग, सी स्क्वायर। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास में जो बड़ी है, कि यहां से टॉय 0 का मान देखें अपन। तो अब इनका टॉय 0 इज इक्वल टू हो जाएगा टॉय इंटू अंडर द रूट 1 माइनस 0.99 का वर्ग, और टॉय की वैल्यू आई थी मेरे पास में 10 गुणा 10 के पावर माइनस 8 इंटू इसको हल करने पर जो मुझे रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस 0.99 सी स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 से 1.4। तो आप ये देखिए कि वहां तो लाइफ टाइम रह रही थी 1.8 और अब ये हो गई है 1.4, यानी कि जब इसका समय ये बढ़ जाएगा तो इससे ये आसानी से आगे गति करेगा, और इसकी फ्लक्स जो है लगभग इस टाइम के कारण ये जो है लगभग बढ़ कर के, और ये इसका जो लाइफ टाइम है ये लाइफ टाइम थी हाफ, ये 0.78 गुना बढ़ जाता है, और जिससे इसका फ्लक्स लगभग 60% तक पहुंच जाता है। तो ये एक फैक्ट है कि जब वस्तु गतिमान अवस्था में होती हैं तो उनका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, ये एक आर्टिकल था और ये आर्टिकल प्रायोगिक रूप से सत्य सिद्ध होता है, लेकिन थोड़ा समझने में अटपटा लगता है कि समय भी बढ़ सकता है। तो जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, लंबाई में संकुचन हो जाता है, उसी तरह से समय भी बढ़ जाता है। तो ये एक फैक्ट है जो फैक्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। थैंक यू।